Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. तो आज के important news जो है उनको हम फटाफट कवर कर लेते हैं. फर्स्ट जो important news है, मणिपुर गवर्नमेंट एक्सपेंड्स AFSPA in hill districts for 6 months. Second, timeless quest. Third, from women reservation to gender equality. And last news for today is India aging elderly to make up 20% of population by 2050. UNFPA report says. सो सारे न्यूज़ जो है कवर कर लेते हैं. फर्स्ट न्यूज़ जो है, मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड्स AFSPA इन हिल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर 6 मंथ. तो अगर AFSPA जो है, AFSPA का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. ठीक है, तो ये जो है ये है इसका फुल फॉर्म. AFSPA का फुल फॉर्म जो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. तो ये जो AFSPA जो है, ये ब्रिटिश जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो क्योंकि जो एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्योंकि बहुत सारा जो है मूवमेंट्स चल रहा था, तो उसी समय ये एक्स्ट्रा पावर दिया गया था. जो ब्रिटिश आर्मी थी उनको ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया था टू कर्ब व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, तो ये उस समय जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्योंकि उसको उन लोगों को उनका जो है यूनिटी जो है उनको तोड़ना था और उनको जो है जो भी एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चल रहा था उसको भी कर्ब करना था, इसीलिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था. तो 1948 में ये जो है नियम, इसको ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया. इन 1948 ये ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया. और फिर 1958 में इसे एक्ट बनाया गया. अंडरस्टूड? इसे जो है एक्ट बनाया गया. ये 1948 में ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया और 1958 में इसको एक्ट बनाया गया. एक्ट क्यों? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये किसके लिए था? आसाम और मेघालय के लिए स्पेसिफिकली लाया गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय जो है अपराइजिंग्स हो रहे थे इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की. उन स्टेट्स को आसाम से अलग होना है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया था. तो उसको कर्व करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये आर्मी के पास एक अनफेटर्ड पावर के रूप में उनको दिया गया. अंडरस्टूड? तो ये था AFSPA का एक ब्रीफ बैकग्राउंड. अगर हम समझे तो ये जो है इस लॉ को काफ़ी ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉ बोला जाता है. ड्रैकोनियन लॉ क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो काफ़ी सारा एलिगेशंस है, एलिजिडली जो है जो आर्मी, जिनके पास जो है आर्मी और CAPF के जो जवान हैं उनके पास अनफेटर्ड पावर आ जाता है. और कॉन्स्टिट्यूशन जो है बाय लॉ जो है, अगर किसी को ये अरेस्ट करते हैं या बिना वारंट के आप इस पावर के अंदर अरेस्ट कर सकते हैं, बिना वारंट के आप इसके किसी भी जगह पे छानबीन कर सकते हैं. जो भी जगह है, अगर उस जगह में AFSPA लागू है तो वो जगह पे आप बिना वारंट के जो है छानबीन कर सकते हैं. और ये जो है पावर जो है किसके पास आ जाता है? जो जवान होते हैं उनके पास आ जाता है, और उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई जो होती है वो आप नहीं कर सकते. सो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो एलिगेशंस है वो लगाया गया है कि जो ये पावर्स जो है काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होते हैं. तो इसी के लिए काफ़ी सारे जो कमिटीज़ है, कमिटीज़ का गठन किया गया. कमिटीज़, एक जस्टिस वर्मा कमेटी का ये बोलना था कि वी शुड हैव रिफॉर्म्स इन AFSPA. एक और कमेटी बनाया गया अंडर मिस्टर रेड्डी. तो ये रेड्डी कमेटी एक बनाया गया. उन्होंने बोला कि AFSPA को हमें रिपील ही कर देना चाहिए, बिकॉज ये इतना ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉ है, इतना ज़्यादा ओल्ड लॉ है कि हमें जो है इसको रिपील ही कर देना चाहिए. और सेकेंड ARC जो है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, उन्होंने भी बोला है कि वी शुड रिपील द एक्ट. दिस एक्ट शुड नॉट बी देयर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. हम जो है ऐसे एक्ट को हम बढ़ावा नहीं दे सकते. बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने बोला है कि इफ नीडेड वी कैन यूज द AFSPA एक्ट. तो ये जो है मैंने आपको बता दिया अबाउट AFSPA, और मैंने काफ़ी सारे आपको कमिटीज़ का भी मैंने आपको नाम बता दिया. सो वही है कि AFSPA को जो है 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. वेयर इन मणिपुर में जो है 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया. और ये न्यूज़ में ये देखिए कि डिस्टर्ब्ड एरिया जो है, ये जो कंसेप्ट है डिस्टर्ब्ड एरिया का, ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है. बट डिस्टर्ब्ड एरिया कौन नोटिफाई करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिस्टर्ब्ड एरिया को नोटिफाई करती है. अंडरस्टूड? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया जो है नोटिस कर सकती है. नॉट पार्लियामेंट बट सेंट्रल गवर्नमेंट. अंडरस्टूड? और है ये उसी के बारे में. और यहाँ पे जो है पूरे स्टेट में लगा है ओनली 19 जो पुलिस स्टेशंस है,
19 पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे आफ्सपा नहीं लगा है, बाकी पूरे स्टेट में है आफ्सपा लगा हुआ है। अंडरस्टूड। सो अगर ये देखें तो मैं आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाई हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ये क्वेश्चन अगर आप देखें, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कॉन्स्टेंटली हाईलाइट द फैक्ट दैट आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट आफ्सपा इज अ ड्रैकोनियन एक्ट लीडिंग टू केसेस ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूजेस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। मैंने आपको बताया सिक्योरिटी फोर्सेस का एलिजिडली ये आरोप लगाया गया कि वो ह्यूमन राइट्स जो है उसको जो है बहुत ही ज्यादा वायलेट करता है। व्हाट सेक्शंस ऑफ आफ्सपा आर अपोज्ड बाय द एक्टिविस्ट? क्रिटिकली एवेलुएट द रिक्वायरमेंट्स विथ रेफरेंस टू द व्यू बाय अपेक्स कोर्ट। मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक अगर कहीं पे जरूरत होगा तो वी कैन अप्लाई द आफ्सपा, और वही जो है कौन कौन से जगह पे उन्होंने मिसयूज किया हुआ है, जैसे आप बिना वारंट के जो है वो सर्च वगैरह कर सकते हैं। विमेन का जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ठेस पहुंचाया गया है, उनके जो राइट्स है वो बहुत ज़्यादा वायलेट किए गए हैं। साथ में जो ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है रेज किया है अगेंस्ट आफ्सपा। सो देखिए ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ये न्यूज़ छोटा हो बट ये टॉपिक इन ऑल आफ्सपा एज अ टॉपिक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। GS2 और GS4 दोनों के GS2 एंड GS3 दोनों के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ है टाइमलेस क्वेस्ट। तो एक जो है नासा का जो है ओसिरिस जो है एक उन्होंने स्पेसक्राफ्ट जो है वो नीचे टच डाउन किया है इनलैंड। नासा का ओसिरिस जो है एक स्पेसक्राफ्ट है वो अभी अर्थ में आया है। सो वो उन्होंने जो है 2021 में नासा ने ये जो है ओसिरिस जो स्पेसक्राफ्ट है उसको लॉन्च किया था टू स्टडी बेनू, BENNU। बेनू जो है ये एक एस्टेरॉयड है। कहाँ घूमता है ये? सन जो है सन के इर्द गिर्द घूमता है ये, ठीक है। और 6 साल में एक बार ऐसा जगह आता है वो कि 6 साल में कब वो अर्थ के जो है सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हो जाता है। अंडरस्टूड। 6 साल में एक बार वो अर्थ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। तो तभी 2021 में ये जो ओसिरिस जो स्पेसक्राफ्ट है नासा ने अर्थ से भेजा था टू टेक अब वो जो है बेनू जो है एस्टेरॉयड उसको टच करके ही वो वापस आ जाएगा। तो ये 2021 में भेजा, तो ये 2023 में अर्थ में जो है लैंड किया। यूटा जो है एक स्टेट है इन USA, यूटा में आके उसने वो आके गिरा है। तो अब जो है नासा के जो एक्सपर्ट्स हैं अब उसको स्टडी करेंगे तो इसका क्या हमें बेनिफिट पता चलेगा, क्योंकि ये जो है 4.5 बिलियन जो बेनू जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स से इंटैक्ट है, ठीक है। उसका जो कार्बोनिफेरस जो मटेरियल्स है, जो कार्बोनिफेरस मटेरियल्स है, मतलब आपको पता होगा कार्बोनिफेरस जो मटेरियल्स है, जो वो एस्ट्रॉयड है वो अपने आप में कार्बन कंपाउंड है। एस्ट्रॉयड इज अ कार्बन कंपाउंड और वो 4.5 बिलियन ईयर्स से इंटैक्ट है, मतलब वो उसी जगह पे सेम ही जगह पे घूम रहा है। अर्थ के सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है फ्रॉम 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अंडरस्टूड। तो ये क्या हेल्प करेगा कि हम जब वो उसको टच करके आया, व्हेन द रिसर्चर वुड स्टडी अबाउट द बेनू एस्ट्रॉयड उसके कॉम्पोजिशन के बारे में, तब हमें पता चलेगा कि अर्थ और यूनिवर्स जो है उसका फॉर्मेशन में किस तरीके से हुआ। हम जो है अभी भी आपको पता होगा कि हम सॉइल को स्टडी करते हैं, हम रॉक्स को स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। सेम उसी तरीके से जो है एस्टेरॉयड के अगर हम बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा हाउ द वर्ल्ड हैज एक्सपैंडेड, है ना, हाउ द यूनिवर्स हैज एक्सपैंडेड, हाउ द यूनिवर्स हैज फॉर्म्ड। अंडरस्टूड। तो उसके बारे में हमें ज़्यादा पता चलेगा। तो ओसिरिस जो है आपको ये याद रखना है, इसके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि ओसिरिस जो है वो किसने लॉन्च किया है, दैट इज लॉन्च बाय नासा। और उसका फुल फॉर्म क्या है? ओसिरिस का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर। ओसिरिस जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है।
दैट वाज द न्यूज. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज फ्रॉम वुमेन्स रिजर्वेशन टू जेंडर इक्वालिटी. तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने जो है 33% जो है रिजर्वेशन जो है उसके बारे में हमने जो बिल है जो उसको हमने पास करा दिया. तो इसका जो है 2029 तक हम देख पाएंगे, क्योंकि एक बार जब डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 2026 में फॉर्म करेगी. ठीक है, 2026 में फॉर्म करेगी, तब वो जाके जो है, क्योंकि हमें जो है नंबर ऑफ जो सीट्स है लोकसभा में भी नंबर ऑफ सीट्स जो है हम उसको इंक्रीज करेंगे, तो 2026 में हमें जो है देखने को मिलेगा कि अराउंड 181 जो सीट्स है वो विमेन के लिए जो है वो स्पेसिफिकली रिजर्व हो जाएगा. अगर आप जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको याद हो तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है ओनली 15% के अराउंड है. इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है, विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया वो है अराउंड 15%. ये जो क्या है वो बाकी सारी कंट्री से भी हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाते हैं. जैसे कि आप पाकिस्तान, आप साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, आप पाकिस्तान को देख लीजिए, आप कीनिया को देख लीजिए, हम उनसे भी पीछे हैं. ठीक है, हम उनसे भी पीछे. और इंडिया जो है 193 कंट्रीज में 141st मतलब 141 रैंक करता है. इतना पीछे है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन में हम बहुत ही ज़्यादा पीछे है. 193 कंट्रीज में हमारा रैंक जो है 141 है. और विमेन जो है अगर 50% पॉपुलेशन की है तो उनका रिप्रेजेंटेशन मात्र 15% है. इट इज़ वे लेस देन व्हाट अदर कंट्रीज एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. हम अपनी कंट्री से भी और दूसरे कंट्री भी हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. सो दिस इज वेरी लेस. तो ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक एक स्टेप हो सकता है, बट इसके साथ ही कुछ ना कुछ इश्यूज भी आते हैं जो है. अगर हमने उनको रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया, लेकिन प्रॉपर ग्रास रूट लेवल पे जो है रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं, दैट इज द बिगर चैलेंज. वो क्या हो जाता है, एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि रिप्रेजेंटेशन का जो है इशू जो है वो उस ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. और मैंने आपको पहले बताया था कि रबर स्टैम्प विमेन जो है कभी कभी रबर स्टैम्प बन जाती है. और हमने जो सोसाइटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी कहीं ना कहीं हम जो है काफ़ी ज़्यादा विमेन को जो है कभी कभी चांसेस जो है रिप्रेजेंटेशन का हो गया या फिर उनको आगे बढ़ने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है ड्यू टू दी सोशल स्टेटस को. सोसाइटल जो इश्यूज है उसके प्रेवलेंस की वजह से विमेन का जो है रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है. कोई भी सेक्टर में आप देख लीजिए, वहाँ पे जो है विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन कभी ना कभी कहीं ना कहीं ग्लास सीलिंग इफेक्ट की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है. सो हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर आपको रियल एंड सब्सटैंशियल ग्रोथ चाहिए, अगर आपको विमेन के लिए रियल एंड सब्सटैंशियल ग्रोथ चाहिए, तो आप जो है अपने पॉलिसीज़ में अपने जो है आप कुछ भी पॉलिसीज़ निकालते हैं उस और पॉलिसीज़ जो बनाते हैं, पॉलिसीज़ को जो रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी रिप्रेजेंटेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी विमेन का उतना ही ज़्यादा रोल होना चाहिए एज मेल्स. मेन का जितना रिप्रेजेंटेशन है उतना ही जो है विमेन का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए. और विमेन जो है कभी कभी क्या बन जाती है, एम्बेसडर बन जाती है, एम्बेसडर्स भी हो जाती है. जैसे अगर आपको पता हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी विमेन को जो है काफ़ी ज़्यादा एम्बेसडर्स बनाया गया है, क्योंकि वही लोग जो है अपने जो आने वाली जनरेशन है उनको जो है वो वैसे वैल्यूज़ इनकलकेट करती है. तो हम जो है ऐसे प्रोग्राम्स में उनको एम्बेसडर्स भी बना सकते हैं. जस्ट लाइक चिल्ड्रन को भी हम एम्बेसडर्स बना सकते हैं, विमेन को भी हम बहुत ज़्यादा एम्बेसडर्स बना सकते हैं फॉर दीज वाइब्रेंट एफर्मेटिव पॉलिसीज, इन दीज वाइब्रेंट एंड एफर्मेटिव पॉलिसीज. सो दैट वाज द न्यूज़. और जो है वो इसी जो डिस्कस किया गया, इसी आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया कि जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं इस टॉपिक में, जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस. जब आपके पास जेंडर इक्वालिटी होगा तभी आप जेंडर जस्टिस डिलीवर कर पाएंगे, तभी हम जो है अपने जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, उनके जो गोल्स है उसको हम अकम्प्लिश कर पाएंगे. अंडरस्टूड? जस्टिस तभी आप दिला पाएंगे जब आप ऐसे अफर्मेटिव जो है पॉलिसीज लेकर आएंगे. सो आपको पता ही होगा कि ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स, मेंस सारे जो है, और GS1 विमेन का जो टॉपिक है, GS2
गवर्नेंस का टॉपिक है, GS3 इकोनॉमी में भी विमेन का रोल है, GS4 एथिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स में ही कहीं ना कहीं है इंटर रिलेट कर सकते हैं आप विमेन का जो टॉपिक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का एक लेकर आई हूँ। लेट अस डिस्कस दैट। डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन दी हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस। आपको पता होगा अभी तक हमारे देश में कोई भी विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो जुडिशरी में जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे एडवोकेट्स है, फीमेल एडवोकेट्स है हमारे पास, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी बहुत सारे जो है जजेस है, बट हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक भी फीमेल नहीं है। अभी आई थिंक 2027 में उनका जो है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बनने की बात है। तो लेट अस सी एंड लेट अस होप कि विमेन का जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़े। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर जुडिशरी में अगर क्वेश्चन आ सकता है तो लेजिस्लेचर में आने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये वैसे भी अब न्यूज़ जो है इसका इफ़ नॉट 100% बट 95% आने का चांसेस है अगले साल। सो लेट अस बी प्रिपेयर्ड। हम जो है अपने नोट्स को जो है उसी हिसाब से हम प्रिपेयर करें। So let us move on to the next news. India aging elderly to make up 20% of population by 2050, UNFPA. UNFPA रिपोर्ट जो है उसका फुल फॉर्म है UN, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। पॉपुलेशन फंड उन्होंने बोला है कि विमेन का जो है जो एल्डरली जो पॉपुलेशन है वो 20% हो जाएगा बाय 2050। तो ये जो है अगर आप देखें तो जो है रूरलाइजेशन, फेमिनाइजेशन एंड रूरलाइजेशन ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन, इसमें ये आर्टिकल में ये बात डिस्कस की गई है। अगर ओल्डर पॉपुलेशन जो है अगर वो वल्नरेबल है तो विमेन उनमें भी ज़्यादा वल्नरेबल है। अगर ओल्डर पॉपुलेशन जो है वो वल्नरेबल सेक्शन है तो विमेन जो है उनमें भी वल्नरेबल सेक्शन में आती है। तो जो है क्योंकि 2050 तक जो है ओल्डर जनरेशन का जो पॉपुलेशन है वो 20% तक हिट कर जाएगा। और क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत अच्छा हो गया है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बढ़ने से अब जो है पहले जो डेथ जो ये बोलते थे कि एवरेज इंडियन का एवरेज एज है था 60, वो 60 तक ही जी पाता था ड्यू टू आर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ। अब क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, हमारे पास मेडिकल जो है काफ़ी अच्छे अच्छे मेडिकल्स हैं, है ना, हम काफ़ी सारे जो है इश्यूज जो कैंसर जैसे हम उसको ट्रीट कर पाते हैं इन इंडिया इटसेल्फ। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ के अराउंड 75 है। तो क्योंकि एक इंसान है तो वो सारे समय तो वो जवान ही नहीं रहेगा, अपने उम्र में सारे समय तो वो जवान नहीं रहेगा, कभी ना कभी वो 40-50 प्लस हो जाएगा। जब वो 60 प्लस हो जाएगा तो फिर वो किसके ऊपर बर्डन बन जाते हैं। आजकल ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को अलग कर देते हैं, तो उन्हें क्या जाना होगा, क्योंकि वो बर्डन बन जाते हैं एक पेरेंट्स के ऊपर, मतलब अपने चिल्ड्रन के ऊपर बर्डन बन जाते हैं। तो बहुत बार देखा गया है कि उन्हें जो है वृद्धाश्रम वगैरह में उनको रख दिया जाता है। सो दैट इज़ द इशू कि हमें जो है वैसे सेफ्टी नेट्स बनाने हैं, हमें जो है अपने पॉलिसीज़ के थ्रू ऐसे सेफ्टी नेट्स बनाने हैं फॉर आर एल्डरली पॉपुलेशन। एल्डरली पॉपुलेशन के लिए हमें सेफ्टी नेट्स बनाने हैं सो दैट ये जो सेक्शन है वो जो है एम्पावर्ड हो और अपना जो लाइफ है वो डिग्निटी से जिए, उनका जो है लाइफ जो है वो डिग्निटी से रहे। ओके, तो यही न्यूज़ है कि क्योंकि विमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल रहती है, वो पॉवर्टी में भी ज़्यादा चांसेस है। तो पॉवर्टी इज इनहेरेंटली जेंडर्ड, पॉवर्टी जो है इनहेरेंटली जेंडर्ड है। एक मतलब आप पॉवर्टी में भी जेंडर को, मतलब अगर आप इस पैरामीटर से देखें तो मेन जो है उनका कंपैरिजन में विमेन जो है काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी में रहती है। और इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो अनपेड वर्क जो है विमेन काफ़ी ज़्यादा करती है, घरेलू काम है उसके लिए आपको कोई एडिशनल पैसा नहीं मिला जाता, बट ये जो काम है ये विमेन ऑलमोस्ट अराउंड 8 to 10 आवर्स करती है दिन का। सो पॉवर्टी में भी पॉवर्टी इज इनहेरेंटली जेंडर्ड इन ओल्ड एज व्हेन ओल्डर वुमेन आर मोर लाइकली टू बी विडोड लिविंग अलोन विथ नो इनकम एंड फ्यूअर एसेट्स ऑफ देयर ओन। तो जो है अगर आप देखेंगे तो मेन के मुकाबले जो है विमेन बायोलॉजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, इसीलिए उनका जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है मेन से ज़्यादा रहता है बायोलॉजिकली स्पीकिंग। ओके, तो बायोलॉजिकली जो है वो ज़्यादा जीती है विमेन जो है
इसीलिए बाद में उनको क्या हो जाता है, एज हर हस्बैंड डाइज, क्या हो जाती है, वो विडो हो जाती है, अकेले लिविंग अलोन हो जाती है विथ नो इनकम एंड फ्यूअर एसेट, क्योंकि उनका एसेट जो है वो अपने चिल्ड्रन में वो बांट देती है, ठीक है। तो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन फैमिली सपोर्ट, वो अपने फैमिली के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाती है। ये जो है वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस है इंडिया को जो है। उसी तरीके से हमने बात की सेफ्टी नेट्स जो है हमें बनाना होगा, उस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें काम करना होगा। सो दिस वाज द न्यूज़। और हमने रूरलाइजेशन और फेमिनाइजेशन के बारे में पढ़ा। विमेन जो है, ओल्डरली विमेन जो है, क्योंकि गांव में जो है, गांव घरों में आप देखेंगे, क्योंकि जो है मेन जो चले जाते हैं काम के लिए, विमेन जो है वो रूरल एरियाज में रह जाती है और वो फेमिनाइजेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए गांव वगैरह में अगर आप देखेंगे तो विमेन का जो है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो वही है, हमें क्या करना है कि पॉलिसीज मस्ट बी डिजाइन टू सूट द स्पेसिफिक नीड्स। तो हमने उसी के बारे में बात की। आपको याद रखना है कि UNFPA का फुल फॉर्म क्या है, UN पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। अगर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में ज़्यादा जानना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। सो with this let us wind up today's class. I hope that you have liked today's class and discussion. मैंने इसमें काफ़ी सारा प्रीवियस ईयर के साथ इंटीग्रेट करने का कोशिश किया है. If you have liked this, please give a like and write down in the comment section, and we will meet tomorrow. Till then, take care and thank you.